तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के हमारे जो क्वेश्चन थे वो इस लेक्चर के अंदर हम वो बचे कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन ये था, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम। तो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर के अंदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करके दिखाया था कि भाई कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ अप्लाई करना चाहिए और कैसे। देखो, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप इन सारी चीज़ों को पता कर सकते हो कि भाई कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहिए और कहाँ पर एलिमिनेशन लगाना चाहिए। कहीं कहीं दोनों ईजी होते हैं, किसी को भी अब लगा दो। और एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो मेथड बहुत कम पूछा जाता है कि मेथड का नाम पूछा जाए। आपको एप्लीकेशन दी गई होगी और बस आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। तो ये हमारा जो है लेक्चर नंबर 6 है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का। तो चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं यहाँ पर, और चैप्टर नंबर 3 का हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर रहे हैं। मैंने अभी आपको जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर एलिमिनेशन मेथड जो है बाद में दे रखा है, लेकिन मैंने साथ साथ आपको एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत सारे क्वेश्चन में कराता चला हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड, हाँ यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड भी लग सकता है। तो देखो, एक क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो उसने यहाँ पर देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, आपकी जो क्वेश्चन को पढ़ने की अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप यहीं पर गलत करके बैठ जाओगे, फिर आपको आगे मार्क भी नहीं, जो नंबर है वो भी नहीं मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज बाय 7 bats and 6 balls for 3,800 rupees. Later she buy bats and 5 balls for 1,750. Find the cost of the। देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको लैंग्वेज लिखनी चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज को लिखना चाहिए। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे? हम कॉस्ट लेट करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बेट बी रूपी एक्स एंड ईच बॉल बी रूपी वाई। तो हमने यहाँ पर एक कॉस्ट की, एक बैट की कॉस्ट को यहाँ पर एक्स लेट कर लिया, और एक जो बॉल है, बॉल की कॉस्ट को यहाँ पर हमने बाई लेट कर लिया। अब उसने 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी। तो सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा? देखो, अगर मान लो आपके पास एक पेन है, एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपए, तो 2 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 200 मल्टीप्लाई कर दो। 3 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इस 10 को 300 मल्टीप्लाई कर दो। 4 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 400 मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे ही एक्स पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एक्स मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो प्लस भी कर सकते हो, लेकिन वो हम तरीका वो बहुत बड़ा बैठ जाता है उसके अंदर, तो हम यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये आ जाएगा हमारा, एक इक्वेशन बनाते हैं हम, 7x+6 बाई इक्वल टू 3,800। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद में लेटर सी बाई बायस 3 बैट्स, तो उसने 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी। बॉल का, एक बॉल का प्राइस हमने यहाँ पर बाई कंसीडर किया हुआ है, और टोटल उसको कितने देने पड़े? ये रूपी यूपी का साइन आपको जो है इक्वेशन बनाते हुए नहीं लगाना है। अब देखो, हम यहाँ पर जैसे इसना, वैसे कुछ मेथड का कोई नाम नहीं दिया गया है, तो आपकी मर्जी है, आप इसको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो। लेकिन उसने क्वेश्चन नंबर शुरू में ही बोल दिया था, जब क्वेश्चन नंबर 3 था ये, तो उसने शुरू में ही बोला था कि भाई आपको जो है इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो आपकी मर्जी, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले किसी भी इक्वेशन से, देखो आपकी मर्जी है, मैं बार बार बोलता हूँ आपकी मर्जी होती है, किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड यही कहता है, और उस वेरिएबल की वैल्यू उठा कर दूसरे वेरिएबल में रख दो। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास? 7x+6 बाई इक्वल टू, ठीक है, ये दे रखा है। अब मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। आपकी मर्जी है, आप, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से, एक्स वाई किसी की भी। तो कितना आ जाएगा? इसको ऐसे ही लगो, इधर आपका ये 6y माइनस का हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? ये हमारे पास 7 को नीचे लिया। तो इस बॉक्स को, इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ, और इक्वेशन नंबर इसको मैं 3 दे देता हूँ। ठीक है। अब
मुझको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये वैल्यू यूज करनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 3x + 5y = ये दे रखा है। तो यहाँ पर x की जगह, ठीक है, हर एक x की जगह मैं 3800 -6y अपॉन और नीचे 7 और ये जो 5y है इसको मैं ऐसी यहाँ पर लिख देता हूँ और इक्वल टू, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर पहले 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसके बाद में देखो ये मैंने ये जो x था ना, ये यहाँ पर जो x लिखा हुआ है ये वैल्यू रखी है इसकी जगह, समझ रहे हो? ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपके भी, आप सोच रहे हो कि ये कहाँ से आ गया, और +5y ये रहा और इक्वल टू ये। तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3 2 जीरो आ जाएंगे और 8 3 जा 24, 2 कैरी लगे और 3 3 जा 9, 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11। तो अब 6 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18y और नीचे आ गया 7 प्लस का, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब लोगे एलसीएम आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं चाहता हूँ कि इसी पेज पर ही आ जाए मुझे आगे 11 4 0 0 और माइनस का 18 और 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 5 या 35 क्योंकि एलसीएम लिया है मैंने यहाँ पर 7 और ये आ गया इक्वल टू 1750। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है मैंने, एलसीएम लिया है बस। ये जो है एल, जब मैं यहाँ पर 1 ले लूंगा तो एलसीएम लूंगा तो 5 7 की यहाँ पर 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 7 जा 35। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये जो 7 है नीचे इसकी यहाँ पर और 1 और 1750 इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको इन दोनों को सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, एक तो प्लस का आएगा तो कितना आ गया, देखो यहाँ पर 35 प्लस का है और 18 माइनस का है तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 और यहाँ पर कितना आ गया 17, 17 आ गया इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई करो यहाँ पर क्योंकि देखो ये नीचे डिवाइड में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, ठीक है, और 7 7 जा 49, 49 और 3 कितने हो जाएगा 52 और 7 1 जा 7 और 5 कितना आ गया, ये आ गया। अब आपको करना है क्या है, ये जो 17 है 17 को इधर ही रहने दो क्योंकि हमको यहाँ से बाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप जो है इसको जो 1114 लिखा हुआ है इसको आप 11,400 जो लिखा हुआ है इसको आप जो है इधर ले जाओ और ट्रांसपोज कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। माइनस करो तो कितना बचा 0 5 और यहाँ हो जाएगा 12 और 12 में से 4 कम करो तो कितना आ जाएगा 8 आ गया। तो 17 कितना जाएगा 17 5 जा, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये y की वैल्यू जो है यहाँ पर रख दो, कहीं भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब केवल इक्वेशन नंबर 1 2 3 जहाँ भी आप चाहो वहाँ रख सकते हो, आंसर निकल जाएगा। तो मैं जो है ये y की वैल्यू उठाकर इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ और ये जो y की वैल्यू है इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 3 में मैं रख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाई दैट, तो x इक्वल टू और माइनस का 6y और अपॉन 7। तो आप क्या काम करो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 50 हो गया तो कितना आ जाएगा नीचे 7, तो ऊपर कितना आ गया 300 आ गया, 6 और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा और इसमें से 300 कम कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ गया और नीचे 7 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा और ये 500 टाइम जाएगा तो कितना x की वैल्यू हमारे पास 500 आ गई। तो इससे क्या पता लगता है कि जो बॉल है, बॉल की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी रुपी और 50 रुपी एंड कॉस्ट ऑफ द ईच बैट बी 500 रुपी। तो यहाँ पर लिख दो, स्टेटमेंट फ्रेम कर दो, अच्छा रहता है लास्ट में इस टाइप के क्वेश्चन होगा स्टेटमेंट फ्रेम करना। तो यहाँ लिख दो कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपी 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच। देखो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखने की जरूरत होती है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज का आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे तभी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच वॉल इज 550 रुपी एंड कॉस्ट ऑफ द ईच बैट भी
500 रुपी। ठीक है, तो हम ये हमने देखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखो समझते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को नीचे की ओर कर लो। हाँ ठीक है बेटा। तो देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले समझो मतलब वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई अगर आपको गाड़ी लेनी है, जैसे गाड़ी लेने का मतलब जैसे जैसा आप मान लो कोई गाड़ी ले रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो इन्होंने गाड़ी का एग्जांपल दिया। इन्होंने बोला कि अगर सपोज करो आप जो है कोई गाड़ी लेके जा रहे हो या कुछ भी लेके जा रहे हो। सपोज करो आप गाड़ी ले गए, लेट से 20 रुपए 20 किलोमीटर दूर आप गाड़ी लेकर किराए पर ले गए। तो ये कह रहा है कि भाई आपको देखो इनका पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज जो है कुछ वसूल करेंगे। ठीक है कि 1 किलोमीटर जाओगे, तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि ऐसी एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आप भाई जो है आप अगर 1 किलोमीटर जाते हो, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, अगर मान लो आप 1 किलोमीटर जाते हो तो आपको जो है 50 रुपए चार्ज देना पड़ेगा 1 किलोमीटर का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोई 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाएगा तो कितना जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी। तो उसको कितने देने रुपए पड़ेंगे यहाँ पर, उसको 1,000 रुपए यहाँ पर देने पड़ जाएंगे। 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब ये 1,000 रुपए तो क्या है, 1,000 रुपए तो चार्ज है, मतलब कौन सा चार्ज, पर किलोमीटर वाला। लेकिन ये कह रहा है कि भैया फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा आपको। इन्होंने फिक्स चार्ज कुछ कर रखा होगा, अभी नहीं पता है क्या है। तो फिक्स चार्ज का मतलब कि 1,000 रुपए तो आपने जो गाड़ी यूज करी है, 20 किलोमीटर गए उसके 1,000 बने, भैया 200 रुपए हो सकता है, 200 जितने भी बने इसके 200 रुपए और देने पड़ेंगे आपको, फिक्स चार्ज है ये वाला। तो मतलब टोटल कितने हो गए, 1,000 रुपए तो ये, और 200 रुपी ये होगी, तो 1,200 रुपए देने पड़ेंगे। तो फिक्स इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं था। एक और क्वेश्चन है, लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है, वो एलिमिनेशन मेथड में है। तो दोनों को आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसा है सब कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग देखो अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को डी कोड नहीं कर पा रहे हो तो देखो फिर कोई मतलब नहीं बनता है कि आप फिर एलिमिनेशन से कर रहे हो, क्योंकि वो एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत आप कर चुके हो। तो अब समझते हैं उसने कहा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। एक जो है टैक्सी जो चार्ज करती है, मतलब टैक्सी अपनी किराए पर देती है, कंसिस्ट ऑफ द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज देना पड़ेगा जो भी कुछ होगा, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। और फिर वो कह रहा है कि भाई आप जितनी डिस्टेंस जाओगे उसके हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने बोला है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ द 10 किलोमीटर, जब आप 10 किलोमीटर जाते हो तो उसको उसने बंदे ने उसको 105 रुपए दिए, अब उसका टोटल किराया बैठ गया। तो इसके अंदर जो 105 रुपए है, तो इसके अंदर कौन कौन सा, एक तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, जो फिक्स चार्ज बैठा है हुआ है, और एक पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगा हुआ है। फिर उसने बोला है कि अगर वो 15 किलोमीटर दूर गया तो उसने जब 155 रुपए दिए, तो इसके 155 के अंदर क्या होगा, 155 के अंदर वो पर किलोमीटर वाला होगा इसका, तो भाई 1 किलोमीटर के इतने पैसे देने पड़ेंगे और फिक्स चार्ज है इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो ये कह रहा है कि भाई ये चार्ज बताओ कि जब आप जो है 1 किलोमीटर जाते हो पर किलोमीटर का चार्ज बताना है, और फिक्स चार्ज भी बताना है। फिर वो कह रहा है कि अगर आपको 50 किलोमीटर सॉरी 25 किलोमीटर दूर जाना पड़े तो बताओ कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लेट लेट फिक्स चार्ज। तो हम यहाँ पर एक तो फिक्स चार्ज लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज पी रूपी एक्स। ठीक है, तो ये फिक्स चार्ज देना पड़ेगा उसको। ठीक है, चाहे वो 10 किलोमीटर जाए 5 किलोमीटर जाए, ये देना ही देना पड़ेगा। एंड पर किलोमीटर का चार्ज कर देते हैं, एंड जो वो चार्ज है, चार्ज पर किलोमीटर, जो पर किलोमीटर का चार्ज है बी रूपी बाई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर आप 2 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर जाओगे तो आपको दो दो 2 बाई पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये बाई की वैल्यू क्या आएगी देखेंगे यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट देखो लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट किसी बच्चे ने अगर यहाँ पर आधा मार्क्स चला जाएगा उसका बच्चे का यहाँ पर, तो उसको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको बताना तो पड़ेगा भाई कौन सी चीज क्या है। पता लगा आपने एक्स वाई इक्वेशन फ्रेम कर दी तो देखो यहाँ पर आपके पूरे मार्क्स हो सकते हैं ना दे एग्जाम। तो क्योंकि कुछ चीजें मैंडेटरी होती हैं, देखो आपने नहीं बताया कि कौन सी चीज क्या है तो फिर उसको कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये थोड़ी कि एक्स वाई में आप इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर दो, तो आपको बताना भी तो पड़ेगा कि भाई कौन सी चीज क्या है। ठीक है, अब उसने बोला है कि जब वो 10 किलोमीटर गया, ठीक है, फॉर आ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज 105। उसने 105 रुपए उसको चार्ज के दिए। तो इसके अंदर कौन कौन सा चार्ज होगा, इसके अंदर तो एक तो उसका जो फिक्स चार्ज है ये तो देना ही पड़ेगा इसको,
और वो 10 किलोमीटर गया है, तो 10 किलोमीटर मतलब अगर 1 किलोमीटर जाता तो बाई रुपी देना पड़ता, 2 किलोमीटर दूर जाता तो 2 बाई देना पड़ेगा, 3 किलोमीटर जाएगा 3 बाई देना पड़ेगा, ऐसे ही 10 किलोमीटर गया है तो उसको 3 बाई पैसे देने पड़ेंगे। सॉरी 3 बाई नहीं, 10 बाई, 10 बाई पैसे देने पड़ेंगे। तो कितना आ गया यहाँ पर 10 बाई। तो फिक्स चार्ज प्लस जो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज बैठा है, तो टोटल उसका कितना बैठ गया 105 रुपये, 105 रुपये। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। उसके बाद में मैं आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। उसके बाद में हमारे पास दूसरा वाला आता है, वो कहता है कि अब अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ते हैं 155 रुपी। अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपी देने पड़ते हैं। तो 155 रुपी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, 155 के अंदर उसका एक तो जो भी फिक्स चार्ज है वो इंक्लूड होगा, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से उसने डिस्टेंस कवर करी वो इंक्लूड है। तो वो गया 15 किलोमीटर, तो 15 बाई इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना देना पड़ा उसका 155। ठीक है, तो अब आप क्या काम करो, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। कोई बच्चे कहेंगे हम तो बाई की निकाले, अरे मत निकालो, क्वेश्चन क्यों खराब कर रहे हो, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बाई की वैल्यू निकालोगे, उसका थोड़ा बिगाड़ दोगे, फ्रैक्शन करोगे, ये करोगे वो करोगे, ऐसा थोड़ी कि आपको ज्यादा मार्क्स मिले। सिंपल सी बात है, सिंपल सा करके दिखाओ। तो इक्वेशन नंबर 2 ले लो, चलो। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो आप, बस कैलकुलेशन ठीक होगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। कभी आप सोच रहे हो कि ये मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही बोला जाता है कि दो इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में उठाकर रख दो, बस सॉल्व करके आंसर निकाल दो। तो मैंने यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी, इक्वेशन नंबर 2 से एक्स की वैल्यू निकाली। और अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से अपना वाई की वैल्यू निकालो। अरे निकाल लो, फ्रैक्शन बन जाएगा और मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए आसान काम रहने दो, बढ़िया रहता है। अब इक्वेशन नंबर हम 1, हाँ 1 के अंदर रखने के लिए जा रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है। तो अब देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 155 माइनस का 15 बाई और प्लस का 10 बाई इक्वल टू 105। तो इनको सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा, ये लाइक लाइक टर्म सॉल्व करो तो 155 ऐसे लिखा रहने दो, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5 बाई इक्वल टू 105। ठीक है, आप देखिए 105 आ गया। चलो इसको थोड़ा सा मैं इस ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। तो अब देखिए मैं इसको 5 बाई को इधर ले जाता हूँ और 105 को इधर ले आता हूँ, तो 155 माइनस 105। देखिए ये फिर से समझो, माइनस का 5 बाई को मैं राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ, इधर का हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये प्लस का, और ये 105 जो था राइट हैंड साइड में, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा, इधर हो जाएगा माइनस का। तो 155 में से 105 कम कर दो तो कितना बचा आपके पास, आपके पास बचा 50। ठीक है, तो 50 बचा। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एलिमिनेशन मेथड से भी आपको बता दूंगा। तो कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 50। सॉरी वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर रूपी, सॉरी इसको बाद में लिखेंगे, रूपी रूपी जो भी कुछ है। तो ये हमारे पास जो है वाई की वैल्यू आ गई। वाई की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में रख दूँ, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर सीधी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 150 हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 155 में से 150 करोगे तो 5 रुपए। आप समझ रहे हो, वो कह रहा है कि फिक्स चार्ज, ये क्या है, ये फिक्स चार्ज आ गया, ये 5 रुपए तो आपको देनी पड़ेंगे, ये फिक्स चार्ज है, ये फिक्स फिक्स चार्ज आ गया। और ये क्या है, पर किलोमीटर वाला चार्ज। आप समझ रहे हो, पर किलोमीटर के हिसाब से उसको कितना चार्ज देना पड़ रहा है, ये वो आ गया पर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज। ठीक है, ये हर किलोमीटर के हिसाब से पर किलोमीटर चार्ज, एक चार्ज पर, मतलब आप 1 किलोमीटर जाते हो उस पर ये 10 रुपए लेगा। अब वो कह रहा है ये वाला आंसर आ गया हमारे पास फिक्स चार्ज। और ये ठीक है, मैं यहाँ पर जरा थोड़ा सा स्पेस बचाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं एलिमिनेशन मेथड से यहाँ कर दूँ। मैं ये एक्स वाई की वैल्यू बस कैसे सॉल्व किया था वो दिखाऊंगा, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो, मैं सिखाना चाहता हूँ आपको कि आप सीखो। वो कह रहा है अगर उसको 250 किलोमीटर, सॉरी 25 किलोमीटर जाना पड़े तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो कितना चार्ज देना पड़ेगा देखो, तो ऐसा लिखेंगे, चार्ज, ठीक है, चार्ज फॉर 250 किलोमीटर। एक तो इसको 5 रुपए देनी पड़ेंगे प्लस, क्योंकि वो फिक्स चार्ज है उसका। दूसरा 1 किलोमीटर के उसके, 1 किलोमीटर के 10 रुपए दे रहा है, तो 250 के कितने देगा, 250 रुपए देगा। तो सबको मिला दो तो कितने टोटल कितने देगा, 255 रुपी वो इतना पैसा जो है वो देगा, 255 रुपी। ठीक है, अब देखो मैं आपको जरा इसी क्वेश्चन को, अब देखना कौन सा आपको इजी पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जबरदस्ती आपको थोप नहीं रहा हूँ, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, इधर मैं एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए जा रहा हूँ।
तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको आना चाहिए। एक जो अच्छा बच्चा होता है उसको ऐसा नहीं कि वो केवल एनसीईआरटी के 4 पन्ने पलट के ही वो मतलब विद्वान बन जाता है। आपको बहुत सारा कुछ सीखना पड़ता है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है कि दो जो वेरिएबल होते हैं दोनों इक्वेशन के, सेम वेरिएबल, जैसे यहाँ पर एक्स है यहाँ एक्स है, तो दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट 1 है और एक्स का कोफिशिएंट 1 है, दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 1 है। तो हम क्या करते हैं, इनके अगर एक दोनों एक ही जैसे हो गए, मतलब दोनों प्लस के हो गए, तो हम क्या करेंगे, एक प्लस का होना चाहिए एक माइनस का होना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको देखो, ऊपर वाली को भी माइनस कर सकते हो। आप समझो जरा यहाँ पर, अब कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा इसको भी माइनस कर सकते हो, ये प्लस का है, ये प्लस का है, माइनस कर दिया, ये प्लस का है, माइनस कर दिया, ये प्लस का है, माइनस, ये भी कर सकते हो। ये गलत नहीं होता है ये, बस लेकिन वो नीचे मैडम या सर जो भी कुछ होता है वो नीचे वाला दिखाता है, लेकिन वो ऊपर भी कर सकते हो। कैंसिल हो गया, प्लस प्लस का एक्स माइनस का एक्स न्यूट्रल, माइनस का 10y प्लस का 15y, तो कितना आ गया यहाँ पर, प्लस का 5y। 155 प्लस का है, 105 माइनस का है, तो इसमें से कम करोगे तो कितना आ जाएगा ये, तो कैंसिल कर दो। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10, फिक्स, ये आ गया। अब ये y की वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 रुपीज। दिस इज द सिंपल आंसर। आप समझ रहे हो। तो ये कोई ऐसा थोड़ी है कि तोप वोप है कुछ, की भाई देखो एक्चुअली क्या होता है कि आपको बहुत सिखाया जाएगा, जो भी पढ़ा रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, लेकिन जब आप 3 घंटे प्रैक्टिकली बैठोगे ना एग्जाम में और एग्जाम लिखोगे, तो आपको कई क्वेश्चनों को तो ऐसे पेन घुमाना पड़ेगा। उसका एक रीजन ये होता है क्योंकि 3 घंटे का काम, 3 घंटे का टाइम होता है, बच्चे पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो उसको काट कर दोबारा करना पड़ता है। आप समझ रहे हो ना, 3 घंटे ही टाइम टिक टिक चल रहा है, लेकिन आपको उसको कट कर दोबारा सॉल्व करना है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा नहीं कि हर जगह शॉर्टकट मारा जाए, स्मार्ट वर्क भी होता है। जैसे इसमें देखो, इसमें इसमें बहुत फर्क है दोनों में, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में। आप समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे यहाँ पर कि भाई अगर उसने बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से तभी करो, लेकिन कुछ नहीं बोला एलिमिन जो भी इजी लग रहा है उससे कर दो। वैसे यहाँ पर जो इजी है वो एलिमिनेशन मेथड है, तुरंत एकदम आंसर आ गया थोड़ी सी जगह में। आप समझ रहे हो, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको, फिक्स चार्ज भी एक्स रुपी और पर किलोमीटर चार्ज भी वाई रुपी, ये तो लिखना ही पड़ेगा स्टेटमेंट, और इतना लास्ट में ये दिखाना पड़ेगा। लेकिन आप जरा सोचो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में टाइम का देखो, टाइम का गैप कितना है। तो इसीलिए दोनों मेथड को सीखना, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पर्पज ये नहीं कि मैं जबरदस्ती आपको बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा। एक ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम यहाँ पर उसने बोला है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्या काम करेंगे, एक फ्रैक्शन लेंगे और उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लेट कर लेंगे। तो लेट करेंगे, लेट लेट न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा आपके ऊपर, न्यूमरेटर ऊपर होता है अपॉन। ठीक है, तो इसको मैं अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 डाल के छोड़ देता हूँ अभी। क्या है वो देखते हैं, वो कह रहा है कि इफ फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें दो दो ऐड कर दो। ठीक है, ये हमारे पास जो है फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो फ्रैक्शन लिखा हुआ है हमारे पास x प्लस वाई, तो 2 डिनोमिनेटर में ऐड कर दो और 2 न्यूमिनेटर, और ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11। ये लैंग्वेज समझो जरा, यहाँ पर कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स, कौन सा फ्रैक्शन, ये x अपॉन ये कह रहा है कि फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, कब हो जाता है, अगर हम 2 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जोड़ देते हो तो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 11 की यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 11x, 2 में करूंगा तो 22, और 9 की यहाँ करूंगा तो 9y, और 9 टू जा 80। ठीक है, अब आप 9 को इधर ले जाओ और 22 को इधर ले आओ, तो कितना आ गया 11x माइनस का 9y इक्वल टू 18 माइनस का 22, तो कितना आ गया माइनस का 4, 11x माइनस का 9y। अभी इक्वेशन नंबर 2 डाल के मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, देखते हैं कुछ किस इक्वेशन से थोड़ा फायदा होता है। दूसरा क्या बोला है, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर बोला है उसने दूसरा फुल स्टॉप के बाद देखो,
इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ये कंडीशंस होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखो दो लीनियर इक्वेशन है तो दो वेरिएबल होते हैं, तो दो आपके पास कंडीशन होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो उसने बोला है उसने ये बोला है कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तीन तीन ऐड कर दो, ठीक है, मैंने 3 ऊपर ऐड कर दिया और 3 नीचे ऐड कर दिया, तो ये जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 की ऊपर कर दो, तो 6 की यहाँ करोगे 6x और 6 की 3 में करोगे 18। 5 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 5/+5 3 = 15। अब इस वाली इक्वेशन से निकाल लो आप x की वैल्यू, किसी से भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ से इसको 18 को उधर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर 5 माइनस प्लस का 15 और माइनस का 18, तो कितना आ जाएगा, 5 और ये आ जाएगा माइनस का 3, और ये जो 6 इसको x को, जो x के साथ 6 लगा हुआ है, इसके डिवाइड में ले जाते हैं हम यहाँ पर नीचे, तो हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आपको करना क्या है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इससे जो x की वैल्यू निकाली उठाकर x की इक्वेशन नंबर 2 में लिख दो आप। इक्वेशन नंबर 2 में लिखना नहीं, मतलब रख दो वैल्यू। तो 9x माइनस का, सॉरी 11x माइनस का 9 = -4, तो यहाँ पर x की वैल्यू मैं रख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और -4। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो कितना आ जाएगा, 55 बाई और माइनस का 33, और ये अपॉन में 6 रहेगा ही, और माइनस का 9, इसको 1 ले लो। अब 6 की नीचे एलसीएम ले लो, देखो एलसीएम लेना आना चाहिए, क्योंकि वरना तो फिर वहाँ पर मामला खराब हो जाएगा सब कुछ। तो कितना आ जाएगा, 9 6 कितने होते हैं, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई हो, तो 9 6 = 54 बाई, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 = माइनस का ये। अब ये जो 6 है, इसकी -4 में मल्टीप्लाई करो, और माइनस का 55 और 54 5 को सॉल्व करो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर बाई, और माइनस का 30। देखो डायरेक्ट आप बहुत सारे स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं होता कि छोटी छोटी वो बच्चों वाली हरकत करके दिखानी है वहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं प्रैक्टिकली, वो तो मैडम बोलती रहती है, जो भी मैडम पढ़ा रही होती है, ये करो वो करो, ऐसा लिखा नहीं जाता है हर चीज़ों को। अब देखिए ये माइनस का जो 33 है उसको मैं उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो माइनस का ये 33 इधर आने के बाद हो जाएगा प्लस का, तो कितना आ जाएगा, ये -24 और इधर का ये हो जाएगा, तो देखो तो कितना आ गया, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9 आ गई। अब हम ये जो वाई की वैल्यू है उठा कर और 3 में डाल दो, तो इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 9 आ गई, तो 9 5 = 45, तो कितना आ जाएगा, 9 5 = 45, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42, और 6 से कैंसिल करो, 6 7 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो हमारे पास फ्रैक्शन कितना आ जाएगा। ठीक है, जो फ्रैक्शन आया, फ्रैक्शन तो हमारे पास क्या है, हमको पता है कि जो हमारा फ्रैक्शन है, क्या पूछा था उसने, फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन x अपॉन वाई है। ठीक है, एक्स अपॉन, ठीक से लिख देता हूँ मैं इसको, एक्स अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू कितनी 7, वाई की वैल्यू कितनी है 9, दिस इज द आंसर। आप समझ रहे हो, तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो देखो पहले समझ लो यहाँ पर ये जो जितने भी एज वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी चाहिए। मान लो किसी कोई पर्सन है, उसकी प्रेजेंट एज 50 साल है, 50 साल ले लेते हैं हम, ठीक है, ऐसे ही रैंडमली ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा समझ में आ जाए, 50 साल है उसकी प्रेजेंट एज है, ये जो है उसका प्रेजेंट है। अगर उसको मान लो और जो है 20 साल पीछे जाना, ठीक है, 20 साल पीछे जाना, यानी 20 years अगो, तो उसका मतलब क्या होगा, आप प्रेजेंट एज में से 20 साल कम कर दो, आप 20 साल पीछे चले जाओगे। ठीक है, और किसी पर्सन की एज आज 50 साल है, और आप कहो कि भाई इसकी 10 साल बाद कितनी, 10 साल बाद जो भी है, आपको 10 साल बाद, ठीक है, यहाँ पर हैंस का मतलब बाद होता है, ठीक है, हैंस, हैंस HENC, हैंस, हैंस का मतलब होता है आफ्टर। यहाँ पर कुछ ये थोड़ा जो है ये इंग्लिश का एक शब्द है, हैंस, हैंस का मतलब होता है आफ्टर।
ठीक है, आफ्टर हमेशा नहीं दिया जाता है, हेंस का यूज काफी यूज किया जाता है, हेंस प्रूफ वाला नहीं, ये वही है हेंस प्रूफ वाला ही, जो हेंस प्रूफ ये जो करते थे हम वही है। तो अगर आपको 50 साल किसी पर्सन की एज प्रेजेंट एज है और 10 साल बाद देखना है, तो आप क्या काम करोगे, 50 में आपको 10 प्लस कर दो, 60 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज में आपको माइनस करना है, प्रेजेंट एज में प्लस करना है, मैं बस आपको प्रेजेंट एज माइनस में प्लस करना है, मैं आपको यही बताना चाहता था। तो अब हम क्वेश्चन रीड करेंगे, और मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि ये जो हेंस है, हेंस का क्या मतलब होता है। देखो, क्वेश्चन को डिकोड करना आना चाहिए, बच्चों को तो डिकोड ही नहीं आता है, उसका मतलब ही नहीं पता, कुछ कीवर्ड लिखे रहते हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, आपको नहीं पता है तो बच्चे तो कुछ ना कुछ कर डालेंगे इसका क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में उसने बोला कि 5 ईयर्स हेंस, 5 साल के बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको प्रेजेंट एज के बारे में पता होना चाहिए, नहीं है तो लेट कर लेंगे, तो लेट करेंगे, लेट लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब जैकब बी एक्स ईयर्स, तो आपको साल में लेनी पड़ेगी उसकी, एंड सन की एज कितनी है, प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये तो प्रेजेंट एज ऑफ द जैकब बी इतनी, एंड एज ऑफ हिज सन बी बाई। अब देखो, नियम तो ये कहता है अगर आपने यहाँ पर ईयर्स नहीं लगाया तो आपके जो है मार्क्स कटेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये कुछ स्टेटमेंट लिखना ही पड़ता है इसमें। अब चलते हैं, वो कह रहा है कि आप 5 ईयर्स आफ्टर, तो 5 साल बाद चलते हैं, 5 साल के बाद क्या होता है उनका, तो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर, ये बोला ना 5 ईयर हैंस, 5 साल के बाद, हैंस का मतलब आफ्टर होता है, आफ्टर 5 ईयर्स, तो एज जैकब की एज कितनी होगी, ठीक है, जैकब्स एज 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, उसकी प्रेजेंट एज में 5 साल प्लस कर दो, 5 साल के बाद उसकी एज इतनी हो जाएगी, आप समझ रहे हो, उसके बेटे की कितनी हो जाएगी, आफ्टर 5 ईयर्स सन्स एज, जो बेटे की एज है वो कितनी हो जाएगी, बेटे की एज हो जाएगी बाई प्लस 5, 5 5 साल दोनों की बढ़ेगी। ठीक है, तो बेटे की भी एज बढ़ गई 5 साल और उसकी भी बढ़ गई, जैकब की भी। अब उसने बोला है कि ये सब केवल इतने से ये आफ्टर 5 ईयर्स के पढ़ने से मैंने इतना स्टेटमेंट फ्रेम किया है ये। अब वो कह रहा है एज ऑफ जैकब, कौन सी वाली एज, प्रेजेंट एज की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, कभी आप गड़बड़ कर दो, आधे बच्चों को तो यही दिक्कत रहती है कि वो गड़बड़ कर देते हैं, जो 5 साल के बाद एज आई उसके बारे में बात कर रहा है, द एज ऑफ द जैकब, जैकब की एज कितनी है 5 साल के बाद, x+5, कितनी है ये, बिल्बी का इक्वल का साइन लगाओ, बिल्बी की जगह इक्वल का साइन, 3 टाइम्स का मतलब 3 लिखो, ब्रैकेट में बंद करो, 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज, कौन सी वाली एज, 5 साल के बाद वाली एज, ना कि ये प्रेजेंट एज का, प्रेजेंट एज वाली लिखनी है। तो ये बहुत चीजें मैटर करती हैं इस टाइप में, आपको मैं ये काफी काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो जब आपको ये अच्छे से आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 3y और 15x+5, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दो 5 को, तो 15 माइनस का 5 इधर आपका माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 10 आ गया, ये सॉरी x की वैल्यू 10 नहीं, 3y+10, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला, एक स्टेटमेंट पढ़ा मैंने और यहाँ पर ये सब कुछ लिख डाला, जैकब्स एज was 7 times that of his son, सॉरी ये 5 years ago, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जाते हैं हम, ठीक है, हम उसके पास्ट में जा रहे थे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 5 years ago, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जैकब की एज कितनी होगी, जैकब्स एज, तो जैकब की एज 5 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, तो जैकब की प्रेजेंट एज में से 5 साल कम कर दो, तो x-5, ठीक है, ये जो बोला ना 5 years अगो, 5 साल पहले, अगो का मतलब होता है पहले, जैकब की एज इतनी हो जाएगी, तो उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी, तो सन की एज तो यहाँ लिख देते हैं
सन्स एज कितनी हो जाएगी, उसके बेटे की एज में से 5 साल माइनस कर दो। तो ये जो है उसके 5 5 साल हमने माइनस कर दिए। अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि 5 years ago, ठीक है, हमने निकाली 5 साल पहले उनकी दोनों की एज कितनी थी। जैकब वॉज 7 टाइम, जो जैकब की जो 5 साल पहले एज आई वो कितनी है। जैकब्स की जो एज है, जैकब्स एज वॉज की जगह इक्वल का साइन लगाओ, 7 टाइम्स, 7 का मतलब यहाँ लिखो, ब्रैकेट में बंद करो। दूसरा नंबर दैट ऑफ हिज सन, उसका सन की एज 5 साल पहले कितनी थी, y-5, बस अंदर मल्टीप्लाई कर डालो। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ऐसा नहीं कि कोई मुश्किल होते हैं, पर प्रॉब्लम यही है ना, फंडामेंटल प्रॉब्लम बच्चों के साथ दो तीन होती है कि एक तो वो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको फ्रेम नहीं कर पाते, तो वहां पर समस्या आ जाती है। ठीक है, तो ये समस्या जो है आपको दूर करनी पड़ेगी बार बार प्रैक्टिस कर कर। तो मैं यहाँ पर एक्स की अंदर मल्टीप्लाई, सॉरी 7 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7y माइनस का 35, और ये जो 5 है इसको इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो माइनस का 35, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर केवल x बचेगा। तो ये 75 नहीं है, 7y है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 30। तो आप क्या काम करो, ये जो x की वैल्यू निकाली इसको उठाकर यहाँ रख दो। ये जो x है, देखो ये जो x की वैल्यू निकाली इसको उठाकर यहाँ रख दो। तो कितनी वैल्यू है x की, 3y प्लस का 10 माइनस का 30। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो 10 है लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है, इधर आने के बाद माइनस का, नहीं ये काम करते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आसान हो जाए। ये 3y इधर प्लस का है, इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 3y लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है, राइट हैंड साइड में जब ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और ये माइनस का 30 है, तो माइनस का 30 राइट हैंड साइड में कैसा है, माइनस का, जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 30 प्लस 10 इक्वल टू 7y माइनस का 3y। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 30 प्लस 10 40, और ये आ जाएगा 4, कैंसिल कर दो। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 10। अभी ईयर वियर बाद में लगाएंगे, हम पहले यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा x की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है 3 मल्टीप्लाई और 10 प्लस, तो कितना आ गया 30 प्लस 10, तो कितना आ गया 40। तो बेटे की एज और उसके पिताजी की एज हमने यहाँ पर निकाली। तो लिखो यहाँ पर क्या पूछा था, व्हाट इज द प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी 40 years, वो 40 साल का है, और उसका जो बेटा है एंड हिज सन, हिज सन्स, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन लिखो ऐसा, थोड़ा सा ठीक सा लगे, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, हिज सन इज, बी लिख दो यहाँ पर 10। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन देखे, मैंने आपको ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा दी, और मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, पिछले साल के क्वेश्चन आपको जरूर सारे सॉल्व कराऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। देखो समझने में समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो सब्स्टिट्यूशन मेथड और इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए कि भाई कहाँ पर किस चीज़ को सॉल्व करना है। तभी आप, अदरवाइज तो आप वहाँ पर पता लगा कोई क्वेश्चन करना था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आपने एलिमिनेशन से कर दिया, कोई एलिमिनेशन से करना सब्स्टिट्यूशन में। तो आपके दिमाग को ये पता होना चाहिए कौन किस टाइम पर कब क्या लॉजिक लगाना है। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको जितनी भी मेरी पीपीटी पीडीएफ होती है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो मैंने वहाँ अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं।